नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टीचिंग ऑन। जैसा कि मैंने कहा कि सीटेट का जो भी मैथ और एसएसटी का टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक मैथ का जो मैं लेके आपके सामने आई हूँ, जो लाइंस, एंगल्स और जो बेसिक इंफॉर्मेशंस होते हैं मैथ में जिससे स्टार्टिंग किया जाता है, वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगी, जिससे कि आपका एक बेस तैयार होगा और उस बेस के अकॉर्डिंग हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे चैप्टर वाइज। एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार यहीं से सारे टॉपिक से स्टार्ट होते हैं। दिस इज़ द बेस पॉइंट ऑफ मैथ, जिसमें सबसे पहले आज मैंने लाइन, सेगमेंट, रे और लाइंस के टाइप्स और एंगल्स के टाइप्स को रिप्रेजेंट किया है आपके सामने। उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये लाइन आखिर में आती कहाँ से। लाइन में एक बेसिक पॉइंट होता है, पॉइंट, द वर्ड पॉइंट होता क्या है? पॉइंट एक बस मार्क या डॉट होता है, जो जैसे कि निब मार्क या डॉट होता है, जिसकी ना तो कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है और ना ही कोई थिकनेस होती है। वही पॉइंट आपके लाइन में रिप्रेजेंट की जाती है। लाइन क्या होती है कि लाइन एक हमारी पॉइंट का कलेक्शन होता है, मतलब बिंदुओं का कलेक्शन होता है, जिसे रेखा हिंदी में कहा जाता है। बिंदुओं का कलेक्शन जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी उसका कोई अंत ही नहीं है। ये कितनी भी दोनों साइड से बढ़ाई जा सकती है, इसलिए मैंने इसको दोनों साइड रे को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों साइड एरो दिया है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको चाहे आप इधर एक्सटेंड करो, चाहे इधर एक्सटेंड कर सकते हो, ये अनंत तक यूं ही चलती रहेगी। नो इंग्लिश पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिकल फॉर्म जो इसका होता है, ए बी लिखने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको पेपर में इस तरह के जो भी मार्क्स दिखाई दे, मतलब इस तरह से लिखा रहा है, तो वहाँ पे हमारी बात किसके बारे में होती है? लाइन के बारे में होती है। अब हम आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का पार्ट होता है। जैसा कि मैंने कहा कि लाइन को आप कभी भी मतलब इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो, दोनों साइड से बढ़ा सकते हो। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बेसिकली नाम देना चाहते हैं, जब हम उस पॉइंट को रोकना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम लाइन सेगमेंट के फॉर्म में रोकते हैं। जैसे कोई भी बड़ी लाइन है जो 10 मीटर की है, अगर हमें इसे 5 मीटर की बनानी है तो हम इसके 2 स्टॉप पॉइंट रखेंगे, ये एम। यानी कहने का मतलब है, अगर हमें लाइन की डेफिनेशन देनी है तो लाइन की डेफिनेशन यही होती है कि पॉइंट ऑफ कलेक्शन विच हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, और फिर क्या होता है? नो एंड पॉइंट। और वही यहीं पे यहाँ पे हमको अगर लाइन सेगमेंट के बारे में यानी रेखा खंड के बारे में बताना है, यानी रेखा का खंड होना, किसी रेखा का पार्ट कर देना। जैसे हम 10 मीटर की जगह पे 5 मीटर का चाहते हैं, तो हम 2 एंड पॉइंट इसके रखेंगे। तो इस तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि पॉइंट का ऐसा कलेक्शन होता है रेखाखंड, जिसमें 2 एंडिंग पॉइंट होती है और एक फाइनाइट लेंथ होती है। यानी फाइनाइट लेंथ का मतलब हमने इस 10 मीटर की लाइन में से अपने आवश्यकता अनुसार 5 मीटर की लाइन निकाली, लाइन सेगमेंट निकाल दी। ये क्लियर हो? यानी रेखा इनफाइनाइट लेंथ वाली होती है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। और वही रेखा खंड का क्या होता है? एंड पॉइंट होता है। और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इसके आगे इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, नहीं तो हम इसको भी एरो की तरह दिखाते, दोनों साइड एरो दिखाते तो वो लाइन बन जाता। तो ये एंडिंग पॉइंट ये दिखाता है कि इसके 2 स्टॉपेज हैं और इसके बाद से इसको और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। फाइनाइट लेंथ होता है और उसके बाद इसके पॉइंट का कलेक्शन होता है और ये रेखा का ही एक भाग होता है। अब हम रे पे आते हैं, किरण। ये तीनों चीज़ इतनी बेसिक होती है कि लोगों को जनरली इनके बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहती है। अगर तीनों के बारे में आप किसी से भी पूछ लेंगे कि नहीं तीनों में अंतर क्या होता है, तो कोई भी क्लियरली आंसर नहीं दे सकता। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन से एराइज होंगे, बट आपको बेसिकली ये जानना जरूरी है आगे पढ़ने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस, तो वो जानना जरूरी है कि इन तीनों में बेसिकली अंतर क्या होता है, जिससे हमारी प्रॉब्लम सारी क्लियर रहेगी। सीटेट के क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते हैं, लेकिन यूपी टेट में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो कि पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन में रहते हैं, और वहाँ पे अक्सर हमको इसको देखने को, तीनों को देखा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं रे की। रे पे क्या है? जैसा कि आप देख सकते हो, सिंबल बता रहा है कि रे को एक साइड एंडलेसली बढ़ा सकते हैं, यानी एक साइड कितनी भी बढ़ सकती है, लेकिन अनदर साइड जो इसकी है वो फिक्स है। यानी रे को आप कह सकते हो कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ कलेक्शन। क्या होता है? जिसकी एक कोई फिक्स पॉइंट होती है, लेकिन दूसरे एंड को आप जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं। ये होती है आपकी रे, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि रे क्या है कि पॉइंट का ऐसा कलेक्शन है जिसका एक छोर तो एकदम फिक्स रहता है, लेकिन दूसरी कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, उसे हम रे कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इन तीनों के बाद से, आपकी आई थिंक डाउट क्लियर हो गए होंगे इन तीनों में। अब हम आते हैं इस
वैसे जनरली हमारे लिए मुख्यतः ज़्यादा जरूरी दो प्रकार होते हैं। वैसे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी लाइंस हैं आपको उसके बारे में मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम दो ही लाइन को सीधा करेंगे। यहाँ पे पैरेलल लाइन की हम बात करते हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है? समांतर रेखाएं हिंदी में इसको कहा जाता है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को कभी ना काटती, जो एक दूसरे को कभी ना काटे, वो स्ट्रेटली आगे बढ़ी जाए। और एक चीज़, ज्योमेट्री में जब भी हम बात करेंगे तो ना कर्व लाइन की बात करेंगे, ना हम टेढ़ी मेढ़ी लाइन की बात करेंगे, हम डायरेक्टली बात करेंगे किसकी? स्ट्रेट लाइन की। तो हमें ये अंडरस्टैंड रहना चाहिए कि मैथमेटिक्स में जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। यानी दो स्ट्रेट लाइन ऐसी जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करती हो, कभी नहीं काटती हो, वो क्या कहलाएंगे? समांतर रेखा। और इनके बीच की जो दूरी होती है, कहीं भी जाइए आप किसी भी प्लेस पे उसको मेजर करने की कोशिश करिए, वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। अगर यहाँ 3 मीटर है तो यहाँ भी हमारी क्या होगी? 3 मीटर ही रहेगी। यानी इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काट देती हैं। जो नहीं काटती वो पैरेलल रेखाएं होती है, लेकिन जो काट देती हैं क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद से हम आपको बताना चाहेंगे एंगल, जिसे हिंदी में कोण कहते हैं। कोण क्या होता है? अब देखिए, कोण के लिए हमें यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। वो क्या है कि देखिए, इसका एक पॉइंट फिक्स है, एक एंड फिक्स है, दूसरी को हम इंडिविजुअली कितना भी बढ़ा ले रहे हैं। तो आप यही से डेफिनेशन तैयार कर सकते हो कि कोण दो ऐसी किरणों का झुकाव होता है जो क्या करती है? जिनके बीच में एंगल बनाया जाता है, यानी जिनका एक फिक्स वर्टेक्स होता है। दो किरणों का ऐसा झुकाव जिनका एक फिक्स वर्टेक्स होता है और उनके बीच की जो एंगल को हम, उनके बीच की जो हम मेजरमेंट करते हैं उसी को हम कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब दो किरणों के झुकाव को जब हम मेजर करने जाते हैं तो वो कोण कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर है? जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये रे ही है, क्योंकि इसकी एक फिक्स पॉइंट है, तो रे कौन सी? OA, और एक दूसरी रे कौन सी? OB। ठीक है, हम ऐसे दिखा सकते हैं OA और OB, दो रे हैं हमारे पास, और इन दोनों के झुकाव का जो मेजरमेंट करेंगे वो हमारा कोण में आएगा। जनरली कोण के 4-5 प्रकार हैं जो हम जानते हैं, मगर हमारे मैथमेटिक्स में जो प्रकार पूछे जाते हैं वो केवल 12 होते हैं, पूरे के पूरे 12 होते हैं। मैंने यहाँ पे 10 लिखे हैं। दो ऐसे कोण हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, एक जीरो कोण होता है, और जो इम्पोर्टेंट है मैंने पहले ही सारा लिख दिया। ठीक है, जिसमें से आपका पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण, पहले तो मैंने 0 डिग्री के बारे में बताया, तो जाहिर सी बात है आगे के जितने भी कोण होंगे वो 0 डिग्री से ज़्यादा के होंगे। तो 0 डिग्री का मैंने कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया है इसमें। 0 डिग्री का मतलब ऑलरेडी कोई भी नहीं, एक सिंपल सी लाइन इस तरह की, इसी पे ये एंगल। तो ये एंगल कहाँ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको इतना मेंशन नहीं किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है मेरे, आपके सिलेबस में आएगा ही नहीं, क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं है 0 डिग्री का उसको आप मेंशन करा के क्या करते हैं। तो फिर क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की हम बात करें तो एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। अब हम x यहाँ पे क्यों लिखे हैं? ये x जो है ये है आपका कोण, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं। अब हम ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म क्यों लिखे हैं? अब देखिए, ये x हमेशा 0 से बड़ा है और इस x से 90 हमेशा बड़ा होगा, यानी x क्या होगा? 90 से छोटा होगा, तभी तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है हिंदी में अधिक कोण। अधिक कोण को क्या कहते हैं? हमारा ऐसा कोण, अब हम 90 तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे राइट एंगल जो है हमारा थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है, राइट एंगल को ऊपर रहना चाहिए। जब हम 0 से बड़ा और 90 से छोटा ले रहे हैं तो एक ऐसा एंगल एग्जिस्ट करेगा जो टोटली 90 होगा। ठीक है, 90 का मतलब ऐसा एंगल जो अपने आप में 90 डिग्री बनाता है उसे राइट एंगल कहते हैं, जिसे हम समकोण कहते हैं। आपने सुना होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल भी बनते हैं इसमें, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, हम लोगों को जानकारी उसकी मिलेगी। अभी फिलहाल हम एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल में क्या है? x = 90, यानी कहने का मतलब ऐसा कोण जो अपने आप में 90 डिग्री बनाता है, या फिर कह सकते हैं दो किरणों का झुकाव जिसको मेजर करते हैं 90 डिग्री आता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? राइट एंगल यानी समकोण कह सकते हैं। अब समकोण के बाद अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो।
ठीक है, 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे 110, आपको अगर कहना होगा 110 ले लो, 150 ले लो, तो ये सारे एंगल्स क्या है, 180 से कम है लेकिन आपके 90 से ज़्यादा है, तो ये किस में आएंगे, आपके अधिक कोण में आएंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमको पता है, इसको हिंदी में रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पे अपने आप में अगर कोई एंगल बनता है तो कितने का बनता है, 180 का बनता है। ठीक है, एक लाइन अपने आप में कितना बनाती है, 180 का एंगल बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वृहद कोण इसे कहा जाता है। वृहद का मतलब ये होता है कि बहुत बाह्य कोण, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा कोण। तो बाह्य कोण जब होगा, जब वो लाइन से बाहर निकल जाएगा तभी तो वो बाह्य कोण की श्रेणी में आएगा, इस तरह से। ठीक, ये हमारा 180 बना रहा था, लेकिन अब ये लाइन कितना 180 के पार हो गई है, तो ये वृहद कोण हो जाएगा। ठीक है, तो वृहद कोण में क्या होता है, हम अब 180 तक पहुंच चुके हैं, तो जो भी कोण होगा वो 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। वैसे एक कोण और होता है जिसे जनरली हम 270 कहते हैं, यही वृहद कोण का मेन कोण होता है, लेकिन इसको हम मेंशन नहीं करते हैं, ये रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 180 से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल या फिर वृहद एंगल यानी वृहद कोण कहते हैं। फिर फुल लेंथ एंगल, जैसा कि आप जानते हो कोई भी पॉइंट अगर अपने आप में ऐसे है डॉट की तरह, तो ये अपने आप में कितना कंटेन करता है, 360 कंटेन करता है, यानी इसे हम इस वाले स्ट्रेट एंगल को हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम फुल लेंथ वाले को पूरक कोण कहते हैं हिंदी में। पूरक यानी पूरा हो, ठीक, संपूरक यानी जो दो भागों में बटा हो। पूरक को दो भागों में बांट दोगे तो आप संपूरक हो जाएगा। ठीक है, इक्वली बांट दें। अपोजिट एंगल, ये कुछ चीज़ें जो भी हैं अपोजिट एंगल, ये जनरली हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन में देखने को मिलती है। इसको हम हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बहुत देखने को आपको मिलेगा समांतर रेखाओं में। समांतर रेखाओं की ये एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों के आमने सामने यानी अपोजिट एंगल जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जनरली हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे दो एंगल जो मिलके इसको 90 डिग्री बना दें। ये हमारा सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ये इसमें ये पूछता है, देखिए कि अगर मान लीजिए किसी कोण का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इतना है, एक कोण दिया गया है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लो एंगल बी इक्वल टू आपको 30 डिग्री दे देता है और अगला आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता है, तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्टली 90 में से माइनस करके आप दूसरे एंगल की वैल्यू बता देंगे। जनरली लोगों को नहीं मालूम रहता है और नाम में कंफ्यूजन होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं 180 में से माइनस करने का, कभी कभी 270 में से माइनस करने का। लेकिन आपको याद रखना है, सीटेट में क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि हिंदी के वर्ड्स जो रहते हैं वो बहुत डिफिकल्ट किए जाते हैं, इसलिए मैंने भी हिंदी के वर्ड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। आपको इंग्लिश में क्या होता है कि एक ही वर्ड हमेशा यूज होता है, इंग्लिश कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं रहता है। तो जब भी आप पेपर देने के लिए जाएँ तो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को याद रिकॉल रखें दिमाग में, जब आपको हिंदी में वो चीज़ें ना समझ में आए, एक ही चीज़ के कई नाम हो सकते हैं हिंदी में, तो जब वो ना समझ में आए तो बस एक बार आप इंग्लिश में उसका वर्ड पढ़ लीजिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जब नाम देगा ना, तो आप तुरंत वहाँ पे समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हमारे बारे में, किसके बारे में, 90 डिग्री के बारे में बात कर रहा है। तो एक एंगल जब 30 हुआ तो हम दूसरा 90 में से माइनस करके 60 बता सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से एडजेसेंट एंगल, मैंने एडजेसेंट एंगल में कोई भी नोटेशन नहीं दिया है, क्योंकि ऊपर जो फिगर बना है ये दोनों एंगल मिलकर 90 बना रहे हैं, तो हम ये बस इतना बताना चाहते हैं कि कोण का मतलब क्या होता है, सेम वर्टेक्स। ठीक, दो ऐसी है जो एक वर्टेक्स पे आके मिलती है, जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं। तो ये जो वर्टेक्स है इसी से कोई कॉमन एंगल निकाल हुआ, यानी कहने का मतलब ऐसा एंगल जो एक ही वर्टेक्स से निकलता हो। जैसे इसको पढ़ना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर इसका नाम ए रख देते हैं, इसका सी रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, तो हम एक बार पढ़ेंगे ए ओ सी और बी ओ सी, यही ना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए ओ सी और बी ओ सी पढ़ने का मतलब क्या है कि हमारा जो भी एंडिंग पॉइंट वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो रेखाओं का झुकाव वर्टिकली इस पे हो रहा है, इसलिए ये क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स जिसको हिंदी में शायद शीर्ष कहते हैं, तो ये शीर्ष हुआ। तो इसी शीर्ष से दोनों एंगल निकले हुए, यानी कहने का मतलब दो ऐसे एंगल जो एक
शीर्ष से निकलते हो या फिर जिनका एक मीटिंग पॉइंट हो, जैसे O है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इन दोनों में मिलने वाले कौन से हैं, इन दोनों के लिए एक कॉमन रेखा है कौन, OC, जो दोनों को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है यानी बनाती है। तो क्या कहलाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल। हमने कहा कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के नाम में बहुत कंफ्यूजन होगा। इनफैक्ट मैं भी पेपर जब भी मैंने दिया है तो मुझे कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं हमेशा इंग्लिश प्रेफर उस वक्त करती हूँ क्योंकि इनके इंग्लिश के नाम कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि मिलके 180 बनाएंगे। कोई भी एंगल हो, अगर बोल दे कि एक एंगल 50 है तो दूसरा एंगल कितना होगा, तो जनरली 180 में से माइनस करके आप तुरंत बता दोगे कि 130 होता है। और क्वेश्चन ऑप्शनल रहते हैं तो आपको सॉल्विंग का उतना झंझट नहीं रहता है सॉल्व करने का, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में आपका क्या होगा, टाइम भी मतलब रिड्यूस होगा, बचेगा, और उस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के सही आंसर भी देते चले आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन तो हमारे मतलब एग्जाम में आ जाए तो वो समझिए किस्मत की बात है, बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाता है हमारा, और कम टाइम भी लेता है और सही आंसर्स भी मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू। इतना के आज के लिए इतना ही काफ़ी, हमारे पास कंटेंट इतना ही था। नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने फिर से ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के साथ, जो बर्निंग टॉपिक्स होंगे मैथ के, SST के, उन सबको लेके हमेशा आती रहूँगी। बस हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।